हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2022 में आया हुआ है, जिसका कोड है 822 AY। ये 2022 का चौथा सेट है। तो आज हम इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब कोई भी पूर्णांक आपको लेना है और इससे विषम संख्या बनानी है। तो विषम संख्या क्या होता है? किसी भी संख्या के 2 गुने से 1 अधिक या किसी भी संख्या के 2 गुने से 1 कम। कोई भी गिनती आप ले लो, कोई भी गिनती, जैसे मान लो 1 ले लिए, इसके डबल में या तो 1 जोड़ दो, जैसे जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, या तो इसके डबल में 1 घटा दो तो 1 आएगा। ये दोनों विषम है। जैसे मान लो 2 ले लिया, 2 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा। 2 में 2 का गुणा करके 1 घटा दें तो 3 हो जाएगा। तो संसार की कोई भी गिनती अगर उसमें 2 से गुणा करके 1 को जोड़ दो या फिर 1 को घटा दो तो वो विषम संख्या ही होगी। तो इसमें देखो, ये p लिखा है, ये नहीं हो सकता, p+1 भी नहीं हो सकता, 2p भी नहीं हो सकता, तो होगा 2p+1। किसी भी संख्या में 2 से गुणा करके 1 जोड़ देने से या फिर 2 से गुणा करके 1 घटा देने से विषम संख्या ही बनती है। तो ये हुआ पहले वाले प्रश्न के पहले वाले खंड का हल। दूसरा खंड, बिंदु A -4, और B 4, और C 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, वह त्रिभुज होगा। 4 ऑप्शन है। समकोण त्रिभुज बनेगा, इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर के समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, या समबाहु त्रिभुज बनेगा, या विषम बाहु त्रिभुज बनेगा। 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या बनेगा? तो इसको सबसे पहले लगाने की कोशिश कर दें। चाहे तो आप चतुर्थांशों पर या अक्षों की सहायता से इन निर्देशांकों को खोज सकते हो कि कहाँ है, उसके हिसाब से आप त्रिभुज का निर्धारण कर लो, या फिर AB, BC और AC इसकी साइड की लेंथ निकाल के भी त्रिभुज का कैटेगरी पता कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें इसके शीर्षों को खोज के पता करेंगे कि कैसा बनेगा ये। तो पहला A पॉइंट है -4, 0, x एक्सिस पर -4, y एक्सिस पर 0। तो ये कहीं इस साइड ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 4, ये हो गया पॉइंट A। अगला B पर है, x पे उसकी वैल्यू 4, y पे 0 है, तो 1 2 3 4। अगला ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का निर्देशांक होगा -4 और 0, और इसका होगा 0 और ये गलत कर लिए, इसका निर्देशांक बनने वाला है 4, 0। अगला पॉइंट है C, इसमें x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू 3 करनी है। तो ये हो गया 1 2 मान लीजिए 3। ये वाला जो निर्देशांक है ये है x पर 0 इसकी वैल्यू है और y पे 3। तो अब अगर सबको मिला दो, ये वाला, तो एक ट्रायंगल बन गया A B और C। तो इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, तो A और C की लेंथ B और C के लेंथ के बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों बराबर है देखो, ये भी बता देते हैं। ये एक्सिस है, ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इस साइड की लेंथ 4, इस साइड की लेंथ 4, ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, मतलब ये सर्वांग त्रिभुज हुआ, दोनों इधर उधर। तो ये वाली साइड और वो वाली साइड बराबर है। एक तो ये होगा, ऐसे आप पता कर सकते हो कि क्या बनेगा। दूसरा तरीका है, इसमें लेंथ निकालेंगे, जैसे A और B भुजा की लंबाई,
कैसे निकालेंगे, यहाँ लगा देते हैं इसको। सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी भुजा की लंबाई। फार्मूला क्या होता है, यक्स में से यक्स वाले को घटा के स्क्वायर कर दो, वाई वाले में से वाई वाले को घटा के उसका स्क्वायर करना है अंडर रूट में। तो एक वैल्यू है -4, इसमें से 4 को घटाएंगे तो ये भी होगा -4 स्क्वायर, और फिर 0 में से 0 घटाना है तो कोई लेना देना है ही नहीं उसका। तो ये 4 और 4 मिला के हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर करना, फिर वर्गमूल निकालना, मिला जुला के 8 आएगा। ऐसे ही BC की लेंथ, BC की लेंथ निकालनी है तो यक्स वाले में से यक्स वाले को घटाना है, तो 4 में से 0 घटाएंगे इसका स्क्वायर, वाई वाले में से वाई को घटाना है तो 0 में से 3 को घटा के इसका स्क्वायर, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 0 में से 3 घटाएंगे तो 3 का वर्ग 9, इधर 16 और 9 25, वर्गमूल में आएगा 5। एक और साइड बचती है AC या CA, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेना, तो -4 में से 0 घटाना है और 0 में से 3 घटाना है, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 होगा, फिर से ये हो गया 25 और वर्गमूल में आया 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो AB BC CA में दो साइड बराबर, AC की लेंथ भी 5 है और BC की लेंथ भी 5 है, वही चीज़ यहाँ पर भी थी, AC की लेंथ और BC की लेंथ बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये है दूसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है पहले का तीसरा खंड, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो इसको यहाँ लगा देते हैं, देखो लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पे समरूप ही है तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, केवल आपको ऑप्शन पे निशान लगाना रहता है, बाकी कुछ करना तो रहता नहीं है। तो लिखेंगे प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे, ऐसे बना देते हैं त्रिभुज, समझ लेना, का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले त्रिभुज की ऊंचाई, प्रथम त्रिभुज की ऊंचाई बटे में रहेगा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, और इस पूरे का रहेगा वर्ग। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में अनुपात आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया 1 का 20, 1 का 45, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे होगा 20 और नीचे रहेगा 45 बराबर 1 का ऊंचाई मान लो h1, 1 की ऊंचाई h2, तो 20 से 45 को काट सकते हैं, 5 से कटेगा, तो अनुपात क्या बनने वाला है, h1/h2 = 4/9। ये इस पे रहेगा स्क्वायर, इस पे भी रहेगा स्क्वायर, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा h1/h2, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो अनुपात बनेगा h1/h2 2/3। यानी अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात 2 और 3 का होगा। ये है ऑप्शन। तो ये हुए क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन। आप इसे अपने कॉपी पे उतारिए, फिर हम आगे के खंडों को हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है पहले का चौथा खंड, यदि tan θ = 2ab/a² - b², तब cos θ का मान होगा। तो अब चूंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और इसको एग्जाम में हल करें तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो हमेशा जब भी ऑप्शनल क्वेश्चन को हल करो तो आपको दिमाग को कंसंट्रेट करके बहुत संक्षिप्त में उसका जवाब खोज लेना, बहुत कम टाइम में। नहीं लगता है तब आप उसको पूरा हल करो। यहाँ पे देखो एक आसान सा पहचान हम आपको बता रहे हैं। देखो tan θ की वैल्यू है 2ab/a² - b², ये दिया है,
फार्मूला क्या होता है tan थीटा में, लंब और आधार होता है। मतलब अगर कंपेयर करो तो लंब की जगह पे 2ab लिखा है और आधार की जगह पे a² - b² होता है यहाँ पे इसके हिसाब से। और निकालना आपको cos थीटा, ये होता है आधार और नीचे होता है कर्ण। मतलब tan थीटा का जो आधार है वो cos थीटा में ऊपर होना चाहिए, यानी cos थीटा के फार्मूले में a² - b² ऊपर रहेगा। तो अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में केवल दूसरे वाले में a² - b² है। अगर मान लो किसी तीसरे में भी होता a² - b², तब आपको कर्ण निकालने की ज़रूरत रहती, लेकिन यहाँ पे चूंकि इन सब में एक ही ऑप्शन दिया ही है, मतलब यही सही होगा। तो ऐसे आप एग्जाम में लॉजिक के साथ अपना टाइम बचा सकते हैं, नहीं तो आपको पहले कर्ण निकालना पड़ेगा और जब कर्ण निकल जाएगा तब आप cos थीटा का फार्मूला लगा दोगे। कर्ण यही आएगा, a² + b² ही आएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का सॉल्यूशन। अगला देखो प्रश्न, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा, कितना एरिया बनाएगा। यहाँ लगा दे रहे हैं नीचे। जो मिनट की सुई हो क्या बनाएगी, त्रिज्य खंड बनाएगी। तो आपको वही निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। अब जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में एक राउंड लगा देती है। तो जब 60 मिनट चल लेती है तब वो 360 डिग्री कोण बनाती है। ऐसे समझ लो, जब 60 मिनट चलती है तब 360 डिग्री कोण बनता है। तो जब 1 मिनट चलेगी तो 360/60 यानी 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है, 6 डिग्री। तो होगा 6/360, पाई का मान 22/7 और r का मान 14 है, तो 2 बार लिख देते हैं इसको। तो ये 6 और 360 ये वाला कट के हो जाएगा 1/60। 7 से एक बार 14 कटेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ आएगा 22 × 2 × 14। 2 से 60 को काटेंगे तो नीचे 30 बनेगा, तो हो जाएगा 22 × 14/30। हल करने पे क्या आएगा, इसको भी काट सकते हैं तो नीचे 15 हो जाएगा, ऊपर 11 बचेगा। नीचे हो गया 15, ऊपर हो गया 11 × 14। जैसे भी आप हल करवाओ बस गुणा भाग करना है। तो 11 का 4 में 44, 11 का 1 में 11 और 4 15, 154 बटे में 15 डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 × 1 में 15, खत्म हो जाएगा, 0 लग जाएगा, 40 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 10 बचेगा, 6 बार जाएगा। ऐसे आगे गिनती जाएगी, मतलब 10.26 से आगे गिनती चली जाएगी। तो उसके करीब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में 10.26507511। तो इन सब में जो अपना आंसर मैच करता है वो पहले के साथ। उसके बाद आता है चौथा ऑप्शन, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो ये एक फार्मूला है, क्या होता है, बहुलक बराबर माध्यिका में 3 का गुणा और समांतर माध्य में 2 का गुणा, दोनों के बीच डिफरेंस। तो इसमें देखो माध्यिका में 3 का गुणा और माध्य में 2 का गुणा, उनके बीच डिफरेंस। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपके कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट आते हैं, उन सभी के सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं हमने आपको लगा के बता दिया है। अब आप इसे अपने कॉपी पर लिख सकते हो।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। प्रश्न है चित्र में पी एस बाई एस क्यू इक्वल पी टी बाई टी आर और कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको इस तरफ लगा देते हैं, ये यहाँ पे, और इधर इसको लगा देंगे। तो सबसे पहले लिखना है कि दिया है, 1 नंबर का सवाल है तो जैसा सवाल रहेगा सवाल का अंक वैसे ही काम भी करना है। क्या क्या दिया है, पी एस बाई एस क्यू और पी टी बाई टी आर, ये दिया है। आगे इसमें लिखोगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो, ये प्रूफ करना है। अगला हेडिंग क्या रहता, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, पी एस बाई एस क्यू इक्वल पी टी बाई टी आर। तो ये थेल्स थ्योरम है। देखिए कैसे है, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, या कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं पर कोई पॉइंट लेके उनको मिला दो और जो अनुपात बनते हैं अगर वो अनुपात बराबर हो तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के पैरेलल होती है। ये थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे अनुपात बराबर दिया, मतलब ये समांतर ही होगा। तो लिखेंगे इसलिए एस टी बराबर, एस टी बराबर नहीं सॉरी, इसलिए लिखेंगे एस टी पैरेलल क्यू आर। क्यों लिखेंगे, ये है थेल्स प्रमेय। अब अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसका क्या मतलब होगा, संगत कोण बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के और ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष में ये निकला कि कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के और पी टी एस ये बराबर होगा कोण पी आर क्यू के। ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण है। अब देखो इसमें एक चीज और दिया था पहले से कि पी एस टी और पी आर क्यू बराबर है। पी एस टी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। लिखेंगे यहाँ पे आगे, परंतु कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, यहाँ लिख देंगे दिया है, ऐसा पहले से दिया था। तो अगर ये दिया है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कोण पी टी एस बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। ये बात आपको समझ आ रही होगी। जब ये दोनों पहले से बराबर थे, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, या कह सकते हैं कि ये जो चारों दिख रहे हैं चारों कोण बराबर, ये इन दोनों के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मिला जुला के क्या हुआ, चारों आपस में बराबर हो गए। यहाँ पे लिखेंगे या इसका मतलब हुआ कि कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर क्यू के। तो अब ये देखो पी क्यू आर ये यहाँ पे है और पी आर क्यू ये यहाँ पे, ये दोनों बराबर हो गए, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर के 2 कोण बराबर हो गए। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर है कोण आर के। तो क्यू के सामने वाली साइड है पी आर और आर के सामने वाली साइड है पी क्यू, मतलब ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सबसे पहले इसमें दिया था अनुपात बराबर, तो उसका निष्कर्ष क्या हुआ कि ये दोनों भुजा पैरेलल, क्योंकि थेल्स थ्योरम पैरेलल तो संगत कोण बराबर। अब पहले से दिया था कि ये वाला कोण इसके बराबर है और आपने क्या निकाला था कि ये वाला कोण इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों खुद के बराबर हो गए। अगर दोनों बराबर हो गए तो बड़े वाले ट्रायंगल में Q और R बराबर, तो Q के सामने की साइड बराबर R के सामने की साइड, यही इसमें प्रूफ करना था। अगला दूसरे का दूसरा खंड, इसमें वैल्यू निकालनी है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, नीचे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो करना क्या है, सारी वैल्यू रख देनी है बस। ये हो गया 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अब चूंकि स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका हो गया स्क्वायर। यहाँ पे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर। या चाहो तो इस पूरे की जगह पे 1 लिख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो चूंकि यहाँ पे थीटा की जगह 30, यहाँ भी थीटा की जगह 30, दोनों एंगल बराबर, मतलब 1 ही आएगा। या फिर आप वैल्यू रख दोगे तब भी 1 ही आएगा। तो ये हो गया 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1, नीचे आएगा 1/4 प्लस 3/4 इक्वल। यहाँ पे हल करोगे 1/4 3/4 को, तो 3 में 1 जुड़ेगा 4, 4/4 मतलब 1। तो एक बार लिख देते हैं, ये आएगा 4/4, यहाँ आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, नीचे 3। तो ये तो हिस्सा हो गया ख़त्म। अब बचा मिला जुला के 5/4 16/3 ऋण 1, हर बराबर करेंगे तो 3 का इधर गुणा करेंगे 15, 4 का इसमें 16 चौको 64, नीचे हो गया 4 3 12, घटा देना है, नीचे आएगा 12, बराबर कितना होगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा प्लस में, और 64 3 67। ये हो गया 12 पंचे 60, 5 बचा 7, 5 सही 7/12। चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों सही है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। प्रश्न क्या है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के किनारे आपस में मिले हुए हैं, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस सवाल में कहा है कि दो घन हैं, दोनों को आपस में सटा के रख दिए हैं, और एक का आयतन 64 है, दूसरे का भी आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, दोनों को सटा के रखा गया है। तो हम चित्र बना देते हैं, आप समझ जाओगे क्या करना है इसमें। यहाँ पे देखो, ये मान लो एक घन है, चूंकि दोनों का सेम आयतन है तो सेम साइज भी होगा। ये वाला ऐसे दोनों को आपस में सटा के रख दिए हैं। उसके बाद जो बनेगा घनाभ, उसके बारे में बात करनी है। हम यहाँ पे 3D बना देते हैं समझने के लिए। आप इसको बना देते हैं, चलो समझने के लिए बना देते हैं। वैसे तो बनाना नहीं है, इसको इतना काफी है। ये वाला ऐसे दो घन आपस में चिपका के रख दिए हैं, तो कहा है कि ऐसे बनने वाला जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो जब ऐसे दो घन चिपका दिए जाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि एक घन का एक पृष्ठ जो इधर है, ऐसे दूसरे घन का एक पृष्ठ वो खत्म हो जाएगा, बाकी एक घन का 5 पृष्ठ शेष रह जाएगा।
दूसरे घन का भी 5 पृष्ठ शेष रह जाएगा। कौन कौन देखो, 1 2 3, एक ये एक इसके पीछे 5 हो जाएगा। ऐसे 1 2 3, एक ये एक इसके पीछे 5 5 पृष्ठ सही सलामत हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक घन की साइड निकाल लेंगे तो जो घनाभ बनेगा उसकी ये लंबाई हो जाएगी, उसकी चौड़ाई ये हो जाएगी और उसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। जैसे मर्जी आप वैसे निकाल सकते हो। चलो हम दोनों तरीकों से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखें, यहाँ पे क्या दिया है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी भुजा निकाल लेते हैं। लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा कितनी होगी, भुजा होता है आयतन का घनमूल, तो आएगा 4 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो गई, इसके 5 पृष्ठ सही सलामत है, 5 उसके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वाले घन के 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ चूंकि घन में वर्ग होता है सभी सरफेस, प्लस दूसरा वाला भी ऐसे ही रहेगा, बराबर बन जाएगा 5 और 5 जोड़ के 10, 4 का वर्ग 16, बराबर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम उसमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालें। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको घनाभ की लंबाई। यल क्या होगा, जब दोनों घन सटा के रख दिए तो इसमें 4 इसका 4 उसका 8 होगा। चौड़ाई बी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई एच क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 यल बी बी एच यल एच, ये फार्मूला होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यल की जगह पे 8 रखना है, बी की जगह पे 4, फिर 4 गुणे 4 होगा, वैल्यू रखते जाना बस, फिर 8 गुणे 4 बराबर होगा 2, 8 का 4 में 32, इधर 32 32 64 और 4 4 16, यहाँ पे गुणा करके तो 6 4 10, 6 7 1 8 हो जाएगा, 2 गुणे 80 बराबर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपको अच्छा लगे, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, दोनों को सटा के रख देंगे तो उसका एक एक पृष्ठ गायब हो जाएगा, तो एक घन का 5 बचेगा, दूसरे घन का 5 बचेगा, उनके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा घनाभ। चाहे आप ऐसे लगाओ या फिर ऐसे लगाओ, दोनों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक कारखाने के 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है। सारणी से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा ज्ञात कीजिए। तो जब भी किसी सारणी से आपको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा निकालनी हो, करना क्या है, आपको बारंबारता देखनी है। बारंबारता जो सबसे बड़ी होती है उसी में बहुलक वर्ग भी पाया जाता है। तो ये है बारंबारता, इसमें सबसे बड़ा 14 है, तो ये होगा बहुलक वर्ग, यही होगा। इसमें जो छोटी गिनती दिख रही है यह है निम्न सीमा, बड़ी गिनती जो दिख रही है वो है उच्च सीमा। तो ये हो जाएंगे इसके उत्तर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd और 4th पार्ट का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का 1st पार्ट। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको अपरिमेय संख्या से संबंधित जितना भी उसका प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, उसकी जानकारी चाहिए, तभी आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। कभी कभी केवल ऐसे सिंपल अंक आ जाता है, कभी कभी इसके आगे कोई गिनती लग के आ जाती है, कभी कभी यहाँ पे कोई जोड़ घटा के दे देता है कि इसको अपरिमेय प्रूव करो। तो इन सबको अच्छे से समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, रियल नंबर चैप्टर जो है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें इससे संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हैं, आ सकते हैं, वो सभी प्रश्न उसमें लगाए गए हैं। आप वहां से जाके इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, लगा सकते हो। हम यहाँ से प्रश्न आगे हल कर रहे हैं तीसरे के दूसरे खंड से। आप वहाँ पे जाके लगा के देखिए, वहाँ से सीखिए, कोई भी परेशानी होगी तो ज़रूर बताएंगे आप। तो ये है तीसरे का दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, पहला काम होता है
गुणांक बराबर होने चाहिए। एक्स वाई मतलब जिस भी चरराशि में आपका है, ए बी में है तो ए और बी के गुणांक बराबर कर दो, पी क्यू में है तो पी और पी क्यू के गुणांक बराबर कर दो। यहाँ पे आपका इक्वेशन एक्स वाई में है तो इसके गुणांकों को बराबर करना है। तो सबसे पहले इसको हल करो, 3 का एक्स में गुणा 3x, 2 का वाई में इधर गुणा करेंगे तो आएगा 4y, 2 3 6, तो इन सब के नीचे बन जाएगा 6 धन 1 बराबर होगा 0, 6 का इस साइड गुणा होगा 3x धन 4y धन 6 बराबर 0, या इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये हो गया पहला समीकरण। इसे हल करो, 3 का इस साइड में गुणा करेंगे तो 3x ऋण y नीचे 3 बराबर 3, इसको लिख सकते हैं 3x ऋण y बराबर 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखो आपको गुणांक बराबर करने की नौबत नहीं आई, यहाँ भी x के आगे 3 है, यहाँ भी x के आगे 3। अगर नहीं होता तब गुणांक बराबर करना पड़ता। तो इसके बाद क्या आपको करना, अगर गुणांक बराबर हो तो आपको इनके चिन्ह देखने। देखो इधर भी 3 के आगे का प्लस साइन, इधर भी प्लस साइन। जब चिन्ह समान हो तो घटा देते हैं, विपरीत हो तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले और दूसरे को घटा देना है। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, चाहे 1 से 2 को घटा दो या 2 से 1 को, उत्तर वही आएगा। तो 1 है 3x प्लस 4y माइनस 6, ये पहला है, और 3x माइनस वाई को 9, ये दूसरा है। जब घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। तो 3x कैंसिल, 4 और 1 5 हो जाएगा। नीचे वाले चिन्ह को यूज करना, ऊपर वाले को नहीं करना। 6 और 9 15, तो यहाँ से y का मान आएगा ऋण में 3। y की वैल्यू किसी में भी रख दो, पहले में दूसरे में चाहे, जैसे हम दूसरे में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर ऋण 3 रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा 3x माइनस वाई की जगह पे -3, 9 माइनस माइनस प्लस, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, होगा 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। जब भी आप एग्जाम में सॉल्व कर लेना तो एक बार रख के ट्राई जरूर कर लेना कि सही आया या गलत आया। जैसे इसमें x की जगह 2 रख लेते हैं तो 3 दूनी 6, y की जगह पे 3 रखेंगे ऋण 3, तो 4 3 12, ऋण 12 धन 6, घटा के ऋण 6 आएगा। यहाँ भी चेक कर लो, 2 3 6, y की जगह ऋण 3 रखेंगे तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो 6 3 9। तो जब भी आप लगा लेना रैखिक समीकरण को, तो किसी भी एक समीकरण में रख के ट्राई जरूर कर लेना कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं, लेफ्ट और राइट। अगर हो जाएगा तो बिल्कुल आप संतुष्ट हो जाइए कि आपने सवाल सही लगाया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के सोल्यूशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं a -4, -3 और b 5, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो जब x एक्सिस किसी भी चीज को विभाजित करता है तो वहां पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना विभाजन बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक x, 0 है। क्योंकि x एक्सिस जहां भी विभाजित कर देता है तो वहां पे उस एक्सिस पे x तो होता है लेकिन y नहीं होता। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, इस लाइन को x एक्सिस ने काट दिया, तो जहां पे x एक्सिस काटेगा वहां पे y 0 ही होगा। तो मान लेते हैं a और b को जो x एक्सिस काट रही है, तो वहां पे उसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x और 0, और पॉइंट है a और b। तो आपको विभाजन बिंदु निकालना है। ये मान लो कोई पॉइंट c है, ऐसे मान सकते हो विभाजन बिंदु के निर्देशांक c x, 0 है। लिखेंगे इसलिए, या ऐसा भी मान सकते हो, और विभाजन बिंदु
m1 कामा m2, या ऐसा लिख देते हैं m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। फिगर भी बना देते हैं। देखो ये मान लो एक पॉइंट हो गया ए कोऑर्डिनेट -4 कामा -3, एक है बी कोऑर्डिनेट है 5 कामा 2 और एक पॉइंट है सी, इसका कोऑर्डिनेट है x कामा 0। ये एक m1 अनुपात और एक ये m2 अनुपात। आपको m1 और m2 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगा, तो जिस साइड m1 होता है उधर x1 y1 होता है, जिस साइड m2 होता है उधर x2 y2 होता है। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे y वाले की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले आपको x की ही खोजना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ y के हिसाब से चलेंगे तो y पहले से 0 है, लिखेंगे। इसलिए y का फार्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। y की जगह पे 0 रखना, ये फायदा हुआ। अगर x को ले लेते तो x की जगह पे x होता तो फिर से पूरा प्रश्न उलझ जाता। तो ये हो गया 0, m1 की जगह पे m1 ही रहेगा, ये है x1 y1, ये है x2 y2। m1 y2 रखना है तो y2 की वैल्यू है 2 प्लस m2, उसके बारे में भी नई जानकारी है। y1 की जगह पे -3, नीचे रहेगा m1 प्लस m2, इसका इस साइड गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ये होगा 2m1 माइनस 3m2। इसको लिख सकते हैं या 2m1 बराबर 3m2, या लिख सकते हैं m1 बाई m2 इक्वल 3/2। m2 को इसके नीचे, 2 को उधर, या लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 इक्वल 3/2। ये हुआ इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अगर इसी सवाल में कह देता जहाँ पे y h विभाजित करता है तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होती और y बच जाता। तो जब x अक्ष उसको विभाजित करेगा तो y 0, y h विभाजित करेगा तो x को 0 मानना है। तो इस टाइप से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब आप इसे अपने कॉपी पर लगा सकते हैं। प्रश्न है तीसरे का चौथा पार्ट। 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की त्रिज्याएं r1 और r2 हैं। उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या √r1² प्लस r2² 3 है। तो इसमें दोनों ठोस शंकुओं की ऊंचाइयां और जो बेलन बनाया गया उसकी ऊंचाई बराबर है और बाकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो उसको पहले मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, माना शंकु की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई, दोनों जब बराबर ही है बराबर मान लेते हैं। ये अच्छा, दोनों की ऊंचाइयां एक जैसी है। और उसके बाद इसमें क्या दिया है, उनके आधार की त्रिज्या r1 r2, ये मान लेते हैं बेलन की, क्योंकि उसके बारे में जानकारी है। बेलन के आधार की त्रिज्या ये है r। अब दोनों ठोस को गला के बेलन बना रहे हैं, मतलब दोनों का आयतन एक जैसा होगा। लिखेंगे चूंकि दोनों ठोस लंबवृत्तीय शंकु को गलाकर बेलन बनाया जाता है। इसका मतलब होगा कि बेलन का आयतन बराबर होगा
दोनों शंकु के आयतनों का योग। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक का होगा R1 स्क्वायर एच, एक का होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच। तो दोनों तरफ पाई है और दोनों तरफ ही एच है, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा आर स्क्वायर, इधर बचेगा R1 स्क्वायर बाई 3 प्लस R2 स्क्वायर बाई 3, या आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 3, या R इक्वल होगा √R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बाई 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का सॉल्यूशन, आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि 1351/1250 शांत दशमलव है। तो पहले उसी को हल करते हैं। शांत दशमलव या आसान दशमलव कैसे चेक करना है? सबसे पहले जो हर में हो इसका फैक्टर कर देना है। क्या होगा हर में जो लिखा उसका फैक्टर? यहाँ कर देते हैं। पहले 2 से कट जाएगा, यहाँ आएगा 6, फिर आएगा 5, 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5। तो मिला जुला के आया 1 बार 2, 4 बार 5। इसके हर का गुणनखंड हुआ 2 × 5 पे 4 की घात। तो अगर किसी भी भिन्न के हर का गुणनखंड करें उसमें केवल 2 और 5 हो तो वो शांत होता है। अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई तीसरी गिनती आ गई, जैसे 3, 7, इस टाइप की गिनती आ गई, तो वो अशांत होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1351/1250 के हर का गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर में केवल 2 है और 5 है, घात कुछ भी हो सकते लिखेंगे। इसलिए 1351/1250 शांत दशमलव है। बस इतना ही करना है। अगला खंड, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। 3x² - 2√6x + 2 = 0। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है? x² के गुणांक का लास्ट में गुणा, 3 का 2 में गुणा कर देंगे 6। तो अगर गुणनफल प्लस में आया, देखो 3 × 2 = +6। तो अगर गुणनफल प्लस में आया तो ये जो x का गुणांक होता है इसे जोड़ के लाना रहता है। तो आपको ऐसी 2 गिनती खोजने के गुणा कर दो तो 6 हो जाए, जोड़ दो तो ये हो जाए। तो आपके पास 2 गिनती है, √6 इंटू √6 गुणा करके 6 आएगा, और अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 2√6 आएगा। बस यही काम यहाँ पे करना। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस इसकी जगह पे लिखेंगे √6x माइनस √6x + 2 = 0। इन दोनों में से 3 और x कॉमन है, चाहे तो √3 कॉमन ले लो। ये कितना आएगा? देखो यहाँ पे लिखा √3, इसमें भी √3, ये कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 में √3 इंटू √3 है, तो कॉमन ले लेंगे तो आएगा √3x। यहाँ पे √3 निकल गया तो बचेगा √2 माइनस इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा √3x। यहाँ से 2 में से √2 निकल गया तो बचा √2 = 0। एक कोष्ठक में होगा √3x - √2, दूसरे कोष्ठक में होगा √3x - √2 = 0। तो ये दोनों कोष्ठक एक ही है, तो मिला जुला के क्या मतलब हुआ? √3x - √2 = 0। ये दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा √3x = √2,
या x इक्वल √2/√3 या इसको लिख सकते हो √2/3। तो ये है इस प्रश्न का सलूशन। इसमें गुणनखंड विधि से हल करना था, इसमें शांत दशमलव चेक करने थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। यदि बिंदु a, 0, 0, b, 1, 1 संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए 1/a + 1/b = 1। तो अब इसे कैसे लगाएंगे? बहुत सारे तरीके हैं संरेख प्रूफ करने के लिए, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उससे बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप दो बिंदुओं को लेकर के उनकी लंबाइयाँ निकालो। अगर कोई लंबाई 2 लंबाइयों का योगफल बन जाए तब भी संरेख होते हैं। तीसरा तरीका यह है कि आप 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो, उस पे तीसरे वाले बिंदु को रख दो। अगर संतुष्ट हो जाए तो वो भी संरेख है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आप उससे संरेख प्रूव कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इस तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो त्रिभुज बनेगी तीनों बिंदुओं से, उसका क्षेत्रफल निकाल के उसको 0 करके प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि a, 0, 0, b और 1, 1 संरेख हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसमें अगर एरिया निकालना तो आपको सबसे पहले x1, y1, x2, y2, x3, y3 लिखना हो। किसी को भी x1, y1 मान लो, किसी को भी, इसको x1, y1 मान सकते हो, इसको मान सकते हो, इसको चाहे जिसको। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि x1 की वैल्यू है a, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू b, x3 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू 1 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पे चूँकि 0 है तो एक बार क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल होता है 0। तो सारी वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू x2, x3, y1, y2, y3 सारी वैल्यू इसमें डाल देनी है। तो आएगा 1/2 x1 की जगह पे a, y2 की जगह पे b, y3 की जगह पे 1 प्लस x2 इसकी जगह 0 लिख देंगे तो इधर लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगा 0। x3 की जगह पे 1, y1 की जगह पे 0, y2 की जगह पे b, ये बराबर हो गया 0। 1/2 का गुणा दूसरी साइड ले जाके भाग करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा a, b में से 1 घटाना है, इस 0 को नहीं लिखेंगे अभी, और ये हो जाएगा, देखो 1 0 में से b घटाएंगे तो -b बराबर 0। यहाँ से गुणा करेंगे तो आएगा ab - a - b बराबर 0। या यहाँ से लिख सकते हैं कि a + b बराबर होगा ab। ab को इस साइड ला के डिवाइड करेंगे तो a के नीचे ab और b के नीचे ab, यहाँ बचेगा 1, इस a कट जाएगा 1/b, b से b कट जाएगा 1/a बराबर 1। या इसको लिख सकते हैं 1/a + 1/b = 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का सलूशन। आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो कि O इस सर्कल का सेंटर है, मतलब PR इसका व्यास होगा। और अगर PR व्यास है तो इसका मतलब त्रिभुज 2 खंड में बट गया। दूसरी बात, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है, मतलब ये वाला एक समकोण त्रिभुज है। नहीं लिखा होता तब भी आप समझ लो कि अर्धवृत्त में बनने वाला जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज ही होता है।
तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हाफ सर्कल एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि O वृत्त का केंद्र है इसलिए QR वृत्त का व्यास है। आगे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज QPR एक समकोण त्रिभुज है। नहीं अगर 90 डिग्री लिखा होता तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ता कि ये एक समकोण त्रिभुज है। कारण क्या है, अर्धवृत्त में बनने वाला त्रिभुज समकोण होता है। यहाँ लिख देते हैं अर्धवृत्त में बनने वाला त्रिभुज समकोण होता है। लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल। QPR का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर पूरे का होता तो अर्धवृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ से लेके यहाँ तक है RP या PR और ऊंचाई है PQ। ये इन दोनों में से 1/2 कॉमन है, उसके बाहर ले लो, अंदर बचेगा पाई आर स्क्वायर माइनस PR इंटू PQ। इसके बाद ये हो जाएगा 1/2 पाई का मान 3.14 रख सकते हो या उसको पाई को 22/7 छोड़ सकते हो। 25 का वर्ग 625, 2 का वर्ग 4 माइनस 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16। इस पूरे को हल कर लेना। हल करने के बाद जो भी आएगा उतना वर्ग सेंटीमीटर आएगा। गुणा भाग कर लेना आप, जो भी आएगा वो इसका आंसर रहेगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट का सॉल्यूशन। ये था आज का सेशन जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर सेट 4 822 AY 2022 में आया हुआ प्रश्न मत। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे के प्रश्नों को आगे आने वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज के सेट के हमने जो भी सवाल लगाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।